बैठो 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 जल्दी। हम पढ़ रहे थे ऐसी थ्योरी। ऐसी थ्योरी में हमने सूत्र पढ़े थे। डाउट है कोई सूत्र में? कोई सवाल जो आपसे नहीं हो रहे हो? देखो सवाल आपने किए नहीं होंगे, नहीं किए तो ज्यादा तकलीफ वाला मामला है। मैंने मेरी तरफ से पूरा पूरा चीजें क्लियर के साथ समझाई थी। मेरे हिसाब से उसमें डाउट आने की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं थी, जो भाग पड़ाया था। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप जब तक पूछोगे तब तक ठीक है। आप नहीं पूछोगे फिर मैं पूछूंगा और आप नहीं बताओगे तो वो ठीक नहीं है। नहीं तो आप पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूं ना भाई। आपके भाई नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा। आप पूछोगे ही नहीं इसका मतलब आपको आ गया, फिर मैं तो पूछूंगा ना। क्यों भाई? रेडी है? ठीक है। आर एल श्रेणी आर सी श्रेणी परिपथ है, वो मैं अभी बताऊंगा। मैंने कल केवल आर एल सी पढ़ाया। पढ़ाया मैंने क्या था? आर एल सी। और आर एल और आर सी कुछ नहीं है, एक सेकंड का मामला है। वो थोड़ा सा लिखना है, लिखते हैं आपको पता चला कि इतना आसान है। श्रेणी के बाद में समांतर विटप नहीं है, वो भी आसान है। आर एल सी श्रेणी जिसको समझ में आ गई उसको श्रेणी समांतर आर एल आर सी सारे समझ में आएंगे, ये 100% गारंटी है। लेकिन आर एल सी श्रेणी समझ में आनी चाहिए, सब कुछ वही है। कोई किसी का कोई डाउट नहीं है। तनाव का विषय यही है कि आप पढ़ के नहीं आए हो, नहीं तो डाउट आता, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी थ्योरी में डाउट नहीं आ रहा तो ये गड़बड़ है। नहीं पढ़ गए हो ना? कोई नहीं पढ़ गए तो क्या है? कोई एक दो पढ़ के आगे होंगे तो पढ़ के आगे होंगे। आज ऐसी थ्योरी कंप्लीट होगी, कल पॉलीफेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? क्लास कितनी देर चलेगी? जब तक ऐसी थ्योरी कंप्लीट होगी। और शायद तक सही टाइम पे होगी, ऐसा कोई खैर नहीं, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है मामला, लेकिन कंप्लीट हो जाएगी। आपने पढ़ा था आर एल सी श्रेणी परिपथ। चलो इसको लिख लेता हूं। अब देखो ध्यान से, जेड हमारे पास क्या होती है भाई? प्रतिबाधा होती है ना। जेड बराबर क्या था? आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स, यही था। वी स्क्वायर बराबर क्या था? चलो जेड स्क्वायर बराबर कर देते पहले। जेड स्क्वायर बराबर क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक। और वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, यही होता है। ये हमने पढ़ा था पूरा, और इसके बारे में सारी चीजें आराम से डिटेल में पढ़ी थी हमने। अब है आर एल श्रेणी परिपथ। आर एल श्रेणी परिपथ में एक है आर, दूसरा है एल। एक है आर और दूसरा क्या है? एल। ठीक बात।
और अब देखो कि z बराबर मैं क्या लिखूंगा, r प्लस जे एक्सएल है ना। जहां एक्स सी है वो तो क्या हो गया भाई, जीरो। सी है ही नहीं तो जीरो है, तो क्या बचेगा, जे एक्सएल। इसमें भी एक्स सी को जीरो कर दो, बताओ जेड स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आप बताओ वी स्क्वायर बराबर क्या आया, वी आर स्क्वायर प्लस, इसका मतलब मैंने वीसी को भी क्या कर दिया, जीरो। कैपेसिटर का कोई खंड है ही नहीं, है ही नहीं, तो मैं ये इसको क्या कर दूंगा, जीरो। बस यही मामला है, कुछ अलग किया हमने, कुछ भी अलग नहीं है। तो बताओ आरएलसी हुआ तो आरएल तो हो ही गया, और आरएलसी हुआ तो आर सी भी हो गया। ये वी है, ये आर है, ये हमारे पास क्या आएगा भाई, माइनस का जे एक्स ही होगा कि नहीं होगा। तो बताओ जेड बराबर क्या आएगा, आर माइनस का जे एक्स। आप देख लो इसमें, मैं एक्सएल को हटा देता हूं। अब एक्सएल को हटा दूंगा तो ये माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस का जे एक्स बन गया। ठीक है, आप इसको देखो, एक्सएल हटाओ, जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, गलत, प्लस का है। बस यही समझाना था, क्योंकि इस ब्रैकेट में चाहे माइनस का 5 लिखो चाहे प्लस का 5 लिखो, उसकी स्क्वायर करोगे तो बाहर तो प्लस ही आना है। तो इसकी जगह जीरो लिखे माइनस एक्स की स्क्वायर करोगे तो भी क्या होगा, प्लस। और वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा भाई, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। बताओ इन दोनों के लिए हमें कोई जोड़ नहीं आया, जो हमने ये पढ़ा था वही यहां पर हमने उतारा है। केवल इसमें आपको यह पता चल गया कि आरएलसी ही पढ़ना है। जब आरएल पढ़ो तब सी को हटा दो, जब आर सी पढ़ो तो एल वाला हटा दो। डिटो सेम ही है कि नहीं है, तो जो है वही रहने दो। तो आरएलसी पढ़ लिया तो इसका मतलब सब कुछ पढ़ लिया। लिख लो, एक नोट कर लो। रामायण बुक है क्या, लेके आ जाओ ना।
76 नंबर सवाल बच्चा कह रहा डाउट है ऐसी थ्योरी के अंदर। 76 नंबर डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सवाल करा के गया हूं वैसा। औसत मान है 28√2/पाई और आरएमएस मान पूछा है। आपको मैंने एक ऐसा सवाल कराया है जिसमें औसत मान दिया है और आरएमएस मान पूछा है, साथ मैंने यही कहा, मैंने वैल्यू चेंज की है। ऐसा का ऐसे ही सवाल जो इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पूछा हुआ है, तो वो तो वही सवाल है, हो जाएगा। तो ये तो कोई इश्यू वाला मामला है नहीं भाई। ऐसा तो कोई मुझे इसमें इश्यू जैसी गुंजाइश नहीं लग रही। लिख लिया भाई, सब रेडी। कोई तकलीफ नहीं, ओके। अब देखो कि कुछ कंडीशन लिखेंगे, वो ध्यान से देखना भाई। आर हमारे पास क्या है, प्रतिरोध। आर क्या होता है भाई, प्रतिरोध। आर हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। वो एक पन्ना देंगे, लेके आ जाओ। आर हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस, और वो क्या कहलाता है, 1/G। ठीक है। अब आर हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बताइए। रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है। एक हमारे पास होता है इंपीडेंस। किसी को अजीब लग सकता है ये जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम रखेंगे तो, लेकिन परीक्षा में ऐसा ही मामला है भाई। आप किताब खोल के पढ़ोगे तो कई बार लिखा आएगा प्रतिबाधा, कई बार लिखा आएगा ऐसा इंपीडेंस। हिंदी में यही है, परीक्षा में आई हुआ है, किताब मेरे सामने पड़ी है, तो ऐसे ही लिखा हुआ आता है। तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, हिंदी में भी ध्यान रखना है। जेड बराबर 1/Y। एक होता है एक्सएल। एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि प्रेरणीय प्रतिघात। एक होता है इनके पास और वर्ड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो कहलाएगा XC बराबर 1/BC। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, दारित्य प्रतिघात। तो एक है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा कौन सा है भाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक मामला, ओके। अगला हमारे पास है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कौन सा होता है भाई, जी। जी बराबर क्या हो गया भाई, 1/R। आर बराबर क्या हो गया, 1/G।
जी बराबर 1/8। सवाल आएगा प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप कहेंगे चालकत्व है। चालकत्व का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, चालकत्व है, और चालकत्व व्युत्क्रम क्या है, प्रतिरोध। ठीक है। जी बराबर हो गया 1/r, और इससे हम कहता है हिंदी में कहते हैं चालकत्व। सबसे ज्यादा सवाल ये रहते हैं। और अगला है एडमिटेंस। एडमिटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवेश्यता। प्रवेश्यता को किसे डिनोट करते हैं, वाई से। वाई बराबर 1/z। पूछे प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या है, प्रवेश्यता। प्रवेश्यता का व्युत्क्रम क्या है, प्रतिबाधा। जेड का व्युत्क्रम क्या है, वाई, और वाई का व्युत्क्रम है जेड। इंपिडेंस का एडमिटेंस, एडमिटेंस का इंपिडेंस। कैसे भी नाम लिख के दें, आपको पूरा ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास इंडक्टिव ससेप्टेंस। अब ससेप्टेंस की हिंदी बताना भाई क्या होता है, अनुग्रहिता। ये मैं हर बार ही बोलता हूं, 1/XL। तो होता प्रेरणीय अनुग्रहिता। तो ससेप्टेंस का व्युत्क्रम होता है रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस का क्या होता है, ससेप्टेंस। और कैपेसिटिव दारित्य अनुग्रहिता। तो ये हमारे पास है जी बराबर क्या हो गया भाई, 1/r। वाई बराबर क्या हो गया, 1/g। बी एल बराबर 1/XL, और बी सी बराबर 1/XC। आर बराबर 1/g। जेड बराबर 1/y। XL का हो गया व्युत्क्रम BL, और XC का हो गया BC। करो नोट। ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, और इन जितने भी ये सवाल हैं, ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इनमें से 6 सवाल 2018 के टेक्निकल हेल्पर में पूछे हुए हैं लगातार। पहली शिफ्ट में पूछा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, तो चालकत्व है। अगले में पूछा चालकत्व व्युत्क्रम क्या है, प्रतिरोध। अगले में पूछा प्रवेश्यता का क्या है, तो इंपिडेंस। तो इंपिडेंस का क्या आ गया, एडमिटेंस। प्रवेश्यता आ गई। ऐसे बना के पूछे। फिर पूछेंगे इसका मात्रक, सब बहुत इंपॉर्टेंट है टप कुछ नहीं, लेकिन अब श्रेणी से समांतर की तरफ जा रहे हैं। श्रेणी में आर, जेड, एक्सएल और एक्सी काम आया कि नहीं आया। समांतर में बात करेंगे जी, वाई, बीएल और बीसी। फर्क यही आएगा। जे एक्सी में माइनस क्यों है, माइनस भाई मैंने उस दिन नहीं बताया था माइनस क्यों आया।
है एलसी, एलसी नहीं बनाएंगे। इसका कारण है एल और सी परिपथ होता है जो ट्यूनिंग के लिए काम में लिया जाता है, जहां पर 180 डिग्री का फेज अंतराल होता है, और वो हमारे पास 2 लीटर में काम आता है। वो 2 लीटर में काम आता है, यहाँ एलसी नहीं होता है। यहाँ आर ही आना पड़ेगा साथ में, या तो आर एल या आर सी या आर एल सी। एल और सी दोनों साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि 180 डिग्री का फेज अंतराल बनाता है। 2 लीटर के अंदर हमारे पास एल सी होता है, जो क्या उत्पन्न करता है, आवृत्ति। आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है ना, आवृत्ति के लिए। क्लियर? ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट, ध्यान से देखना। अब इसमें एक तो लिखो, जो आपने लिखा ना भाई, आर जेड एक्सएल और एक्सी, लिखा नहीं लिखा? इन सब का मात्रक क्या होता है? इन सब का मात्रक होता है ओम। ठीक है। दूसरा आपने लिखा था, आर का व्युत्क्रम क्या होता है भाई, जी। जेड का क्या होता है, वाई। एक्सएल का क्या होता है, बी एल। एक्सी का क्या होता है, बी सी। इन सभी का मात्रक क्या होगा, महो, यानी 1/ओम। यहां हो गया, इसे कह दो ओम इनवर्स, और यहां कह दो इसको उल्टा ओम। यहां लिख दो आप महो, और यहां लिख दो आप सीमेन या साइमन। कोई से लिखो, ये सभी लिखा हुआ था, कभी ये लिख दो 1/ओम हो गया। ओम ऊपर जाएगा तो क्या बन गया, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा ओम महो। महो का चिन्ह होता है ये, महो लिखा ऐसे जाता है, या फिर सीमेंस होता है। सीमेंस कह दो या साइमंस कह दो। क्यों कहते हैं इसको, अरे इसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये तो है आर का, ये किसका हो गया, जी का। इसका नाम ही तो यही है। हाँ, जॉर्ज साइमन ओम। तो ओम उसके लिए और साइमन इसके लिए काम ले लिया। पहले बीच में कई लोगों को मिला नहीं, क्या लगाए क्या लगाए, तो उन्होंने कहा ओम है, हुआ क्या मामला का उल्टा हुआ, तो कर लिखो उल्टा क्या होगा, मोह। ये मोह यही है, लिख लो। ओम का उल्टा क्या है, मोह। मोह की स्पेलिंग ये है, ओम की स्पेलिंग ये है। ऐसे नहीं, तुक्के से कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। फिर कहा यार उल्टा लिखे, इसे अच्छा ना बीच वाला नाम भी लिख दें, तो फिर उन्होंने एक और नाम दे दिया, साइमन। अब ये कोई सा भी आए तो है तो एक ही चीज ही है, ये ध्यान रहे। ओके, तो ये हमारे पास आर हो गया, और ये कौन सा हो गया भाई, जी का। ठीक, अगला देखो नेक्स्ट। अब हम करते हैं आर एल सी समांतर परिपथ।
अब समांतर परिपथ पढ़ने के लिए रेडी है ना मामला? अब हेडिंग डालो RLC समांतर परिपथ। श्रेणी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? और बीच वाला मामला जो हमने पढ़ा है ये श्रेणी को समांतर में बदलने के लिए काम में लिया जा रहा है। RLC समांतर परिपथ। अब ये क्या कह रहा है? R, L और C तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। RLC यहां वोल्टेज होगा V, यहां से धारा निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे? I। देखो कि प्रतिरोध तो है R, ये क्या है भाई? L से क्या बन जाता? JXL बनता ना भाई। ये L है, ये C है। अभी जो हम यहां पर काम में लेंगे, हेलो, हाँ जी, देखो R से बनेगा G, ये हमारे पास क्या बनेगा भाई? JBL, और ये क्या बनेगा? माइनस का JBC। पिछली बार हमारे पास श्रेणी में था तो हमने XL और XC काम में लिया। अब इसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि श्रेणी क्रम में हमारे पास प्रतिरोध जुड़ता है, समांतर क्रम में क्या जुड़ता है भाई? चालक तो जुड़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। बताओ, ये क्या हमारे पास? R1 है, R2 है, R3 है कि नहीं है? तो बताओ टोटल RT बराबर क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखोगे। चलो ठीक है, अब मैं इसको समांतर क्रम में कर देता हूं। यह है R1, यह है R2 और यह है R3। बताओ क्या बनेगा? बताओ 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R को मैं क्या लिख सकता हूं? G। अभी मैंने यही पढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा? GT। 1/R1 को क्या लिख दूंगा? G1 प्लस G2 प्लस G3। तो समांतर क्रम में चालक तो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा था? प्रतिरोध। समांतर क्रम में कौन जुड़ रहा है? चालक तो। क्योंकि G बराबर तो 1/R ही था, यही लिखा हुआ कॉपी में। आप बताओ कि इसीलिए मैंने इसको चालकत्व वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया, महो महो महो। अब आपको पूछेगा कि टोटल प्रतिबाधा नहीं आएगी, ये क्या है? प्रवेश्यता Y बराबर क्या आएगा? G प्लस JBL माइनस BC। ठीक है, या इसको आप क्या कह दोगे? Y स्क्वायर बराबर G स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, समांतर क्रम में कौन समान है? वोल्टेज। वोल्टेज समान है तो धारा तो समान है नहीं। यहां धारा IR है, यहां धारा क्या? IL, और यहां धारा क्या? IC। इसलिए आप क्या कहेंगे? I स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया? क्योंकि श्रेणी क्रम में तो क्या समान होती है? धारा। समांतर में क्या समान होता है? वोल्टेज। वोल्टेज समान है तो धारा तो अलग लगेगा ना, तो ये धारा का नेचर आया। क्लियर?
तो श्रेणी में समांतर में कन्वर्ट में चेंज कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? करो नोट इसको। ये लॉजिक है। जी क्यों लिखा हमने? क्योंकि समांतर में R1 R2 R3 ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? 1/RT बराबर क्या हुआ? GT। 1/R1 क्या हो गया? G1। तो मैं 1/R प्लस 1/XL प्लस 1/XC लिखूंगा तो क्या हो गया भाई? G प्लस BL प्लस BC। वैसा है। R क्या दे दिया? सवाल लिख दे, मैं कर दूंगा अभी, तुरंत ही करा दूंगा। ऐसे में हवा में मुझे थोड़ा सा वैल्यूम इधर उधर आ जाए। लिख दे तू, मैं मना थोड़ी करूं, नहीं क्या होता है। मैं मतलब लिखने का मतलब ये होता है मेरे क्लियर हो जाएगा भाई पूछना क्या। इसमें क्या है कि छोटी सी वैल्यू में उत्तर चेंज हो जाएगा। फिर तू कोई और पूछना चाह रहा है, मैं कुछ और बता दूं तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। R का मान 7 है, XL का मान 5 है, XC का मान 3 है, ये समांतर में है। तो प्रतिबाधा का मान क्या होगा? अब इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले इंडिविजुअल को बदल लो, उसके बाद सीधा सीधा जोड़ लो, और यहां फिर आपको समांतर वाला क्रम लगा के प्रतिरोध याद कर लो जेड, फिर उसको उल्टा कर दो। है बिना चेंज किए इन्होंने कहा आर ये सब समांतर में है और जेड बताना, तो 1/जेड बराबर क्या होता है भाई? 1/R प्लस 1/ हमारे पास क्या हो जाएगा? जे एक्सएल होता है ना भाई। तो ये होगा हमारे पास 1/XL, जे हमारे पास ऊपर है, माइनस का J/XC। ये यही ऐसे आता है। एक्सएल और एक्सी व्युत्क्रम होते हैं, जे का मामला नहीं होता व्युत्क्रम। अब इन्होंने एक्सएल और एक्सी का हमें मान दिया है,
तो 1/z बराबर 1/r का मान इन्होंने लिखा 7, जे मैं ले लेता हूं कॉमन, 1/5 माइनस 1/3। इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, ये तो हो ही जाएगा। अब तो हो गया। अब ये है कि भाई अब आपने सबने बट्टे में लिखना पड़ा, ठीक है। और यदि मान लो इसको पहले ही कन्वर्ट कर दोगे कि आपने 7 की जगह 1/7 ही कर दिया, 1/5 की जगह आपने 1/5 यानी 0.2 कर दिया, तो फिर तो क्या होगा, सीधे सीधे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? यही मामला है, यही पूछ रहे हो ना, ऐसा होगा ये। हम इसको सरल करने के लिए तो ये किया, हमने कहा नहीं व्युत्क्रम है भाई। मैंने आपको वो इस प्रतिरोध वाले में करके भी तो दिखाया था ना अभी, G1 G2 G3 नहीं करके दिखाया, वही तो मामला है। अब देखो मैंने कहा R को G में बदलो, L को BL में बदलो और C BC में बदलेगा तो ही जुड़ेगा, क्योंकि मात्रक इसका क्या है, महो, इसका क्या है, महो, इसका क्या है, महो, इसका क्या है, महो। तो महो ही जुड़ सकता, महो के अंदर ओम नहीं जुड़ सकता, महो के अंदर ओम नहीं जुड़ सकता। महो में तो महो ही जुड़ सकता है, ओम में ओम ही जुड़ सकता है। वो तो लिख देना चाहिए, आर लिखो चाहे जी लिखो, धारा तो वही रहनी है ना। इसको सामान्य IR IL IC लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। अब आता है पावर फैक्टर। अच्छा आप मुझे बताओ, ये आपका ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? ये हमारे पास बन गया जी, इसके हिसाब से देखो ये क्या बन गया भाई, BL माइनस BC, और ये क्या बन गया, Y, और पावर फैक्टर क्या है भाई, थीटा। अब बताओ कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है G, कर्ण क्या है Y, G/Y, यही सही है। हमने अपनी किताब में गलत कर रखा, Y/G कर दिया, वो गलत है, G/Y ही सही होता है। इसलिए मैं आपको ये सवाल पहले बता देता हूं, आप मेरे पास ये डाउट लेके मत आना कि आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है, वो गलत लिख दिया गया था गलती से, होता यही है, उसमें लिख दिया था Y/G, ठीक है भाई। तो cos थीटा क्या होगा, G/Y। अब आप इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, ये समांतर वाला मामला पूरा है। श्रेणी पूरा तो समांतर तो वैसे ही हो ही गया, सब कुछ तो श्रेणी में था। क्या हुआ, कोई डाउट नहीं है तो पूछ लो, पूछ नहीं पाते हो इसमें, मामला सूत्र सूत्र घूम रहा है। मैंने वो तो कहा था पहले भी सूत्र घूमेंगे, लेकिन सवाल क्या आते भी ऐसे ही तो हैं। हो गया भाई, RL और RC समांतर परिपथ का आप खुद ही लिख लो ना भाई, RL और RC का तो
आर एल समांतर परिपथ, आर सी समांतर परिपथ। आर एल में क्या हो जाएगा भाई? ये रहा आर और ये रहा एल, सॉरी, ये रहा आर और ये रहा सी। आर सी है ना। ये क्या हो गया भाई? y बराबर g प्लस जे बी एल, यही हुआ। y स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। इसी प्रकार y बराबर जी प्लस जी माइनस जे बी सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर आई आर स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। तो ये केवल आर एल सी समांतर से हो गया, और इनका पूरे का जड़ केवल आर एल सी श्रेणी परिपथ में है। पूरा आर एल सी श्रेणी परिपथ समझ लिया तो सब हो गया, वो नहीं समझा तो बाकी के सारे उसी पर। ये जो इसके अंदर 15 एक सूत्र बनते हैं अलग अलग, केवल आर एल सी श्रेणी परिपथ सब पर टिका हुआ सारा सारा खेल, और कहीं नहीं टिका हुआ है। आर एल सी श्रेणी परिपथ सही कर लिया तो बहुत कुछ सही हो गया है इसमें। महेंद्र मीना कौन है भाई? आपका नाम महेंद्र मीना? आपका भी महेंद्र मीना है? आप में से दोनों में से किसी का भाई बार बुला रहा है। आप चले जाओ, एक जना चले जाओ। आपका भाई है तो ठीक है, नहीं तो पूछ लेना किसका है, ताकि ये चले जाए। हैं? आपका रहता है? पंकज मीणा को कौन जानता है? दोनों नहीं जानते। आप जानते हो? हैं? ऐसे नहीं बुलाएगा, आज यदि ऐसे बुलाएगा तो ठीक नहीं। आप एक बार बात कर लो। ऐसे ही बुलाएगा तो उसका आईडी नंबर लिखना आगे भाई, 281 086 है ना, नाम लिखना। ऐसे नहीं बुलाएगा, ऐसे बुलाएगा तो मेरे आगे नहीं आएगा फिर वो वापस। क्या कर रहा है? तो ये आपको बाहर चाय पीने बुला रहा है?
चलो भाई, मुझे उसने झूठी इंफॉर्मेशन दी है, मुझे झूठी इंफॉर्मेशन दी है तो मैं कोर्स हटा सकता हूँ, कि मेरे पास है ना भाई तो अधिकार है। झूठी इंफॉर्मेशन तो कैसे दे सकते, एक बार बात कर लो आप। हैं? लिख लिया ना ये तो आपका भाई नहीं, आपका दोस्त ही है नहीं। यही करते हैं कोचिंग। आपका रूममेट है क्या? आपके गांव का है? नहीं। ये अपने साथ चीटिंग कर रहा है वो। देखना पड़ेगा भाई। आवाज नहीं भाई, ज्ञात करो, आसान सवाल दे दिया। करो, सारा ज्ञात करो आई। तेरह आ गया? तो 13 आ गया तो फिर ठीक है। यही होगा ना? कितना आएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 5 का जोड़ा तो 169 वर्गमूल 13। अब हमारे पास इसी प्रकार से संबंधित सवाल रहेंगे। अब हमारे पास इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ मेन भाग है वो है अनुनाद, रेजोनेंस। तो अब हम रेजोनेंस के बारे में देखेंगे, ध्यान से देख लें, ठीक है भाई। इसमें सूत्र में सवाल बहुत तरह के हैं, लेकिन इन सूत्रों से हो जाएंगे, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। जो नहीं होंगे वो सारे सवाल मैं करा दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस कैसे पता चलेगा। अब आता है मामला रेजोनेंस का।
रेजोनेंस यानी अनुनाद। रेजोनेंस यानी क्या हो गया भाई? अनुनाद। ठीक है भाई। अनुनाद की घटना क्या है इसको समझ लेते हैं। हमारे पास रेजोनेंस या अनुनाद की पहली कंडीशन है कि वोल्टेज व धारा समान फेज में हो। क्या है? वोल्टेज और धारा समान फेज में। समान फेज में है तो फेज अंतर कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच कोई फेज अंतर नहीं होना चाहिए, तभी अनुनाद की कंडीशन आ सकती है। विभव व धारा समान फेज में। ये लिखो, समान फेज में लिखने का मतलब ही क्या हो गया भाई? इन फेज हो गए ना। समान फेज का मतलब क्या हो गया? इन फेज। समान फेज में होने का मतलब है फेज अंतर कितना डिग्री है? 0 डिग्री। फेज अंतर 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा भाई? इकाई। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? इकाई, यूनिटी यानी 1। और पावर फैक्टर इकाई हो जाता है तो हमारे पास प्रतिरोध कौन सा हो जाता है? प्रतिरोधी है। परिपथ कौन सा हो जाता है? प्रतिरोधी। क्योंकि यदि हमारे पास फाई का मान 0 हो गया तो इसमें एक्सएल बराबर क्या आता है? एक्सी। एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी। एक्सएल बराबर एक्सी हो गया तो इससे बताइए जेड बराबर क्या निकलेगा? आर। और जेड आर है तो परिपथ कौन सा है? प्रतिरोधी है। तो ये सारी घटना एक ही चीज की तरफ इशारा करती है कि हमारे पास वोल्टेज में धारा समान फेज में, इन फेज में फेज अंतर 0 डिग्री है और फेज अंतर 0 डिग्री है तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? एक्सी। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इकाई। और एक्सएल बराबर एक्सी है तो जेड बराबर क्या आएगा? आर। यानी परिपथ कौन सा है? प्रतिरोधी। इनमें कोई भी कंडीशन लिखे, ये सभी अनुनाद की कंडीशन है। जेड बराबर आर किसकी कंडीशन है? अनुनाद की। जेड बराबर आर होने का मतलब ये एक्सएल बराबर क्या हुआ? एक्सी। एक्सएल बराबर एक्सी होने का मतलब है फेज अंतर कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और फेज अंतर 0 डिग्री होने का मतलब ये एक समान फेज में। तो ये तो सारी एक ही बात हुई है। अब आती है बात इस इन फेज में एक्सएल बराबर एक्सी की। एक तो हमारे पास नाम क्या है? एक्सएल। दूसरा नाम क्या है? एक्सी। एक्सएल बराबर क्या होता है भाई? ओमेगा एल। और एक्सी बराबर क्या होता है? 1 बटा ओमेगा सी। एक्सी बराबर यही था ना, कैपेसिटर में लिखा हुआ है, आप चेक करना। ओमेगा इधर आ गया, एल उधर आ गया तो इधर क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1/LC। ये भी ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बराबर ये है तो आप बताइए ओमेगा बराबर क्या आएगा? 1/√LC। ये भी क्लियर है। ओमेगा बराबर क्या होता है? जगह क्यों चेंज की? क्या हुआ? वो टीवी से दिख रहा। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है भाई? 2πf। 2πf बराबर क्या हो गया? 1/√LC। एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। तो ये कंडीशन आई, ये किससे कंडीशन आई? और इस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं भाई? अनुनादी आवृत्ति। रेजोनेंस है ना फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति क्या है? एफ आर बराबर 1/2π√LC। ये कौन सी आवृत्ति है भाई? अनुनादी आवृत्ति। आप बताओ मुझे, प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर अनुनादी आवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी? कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि आर है ही नहीं। यहां क्या है? एल और सी। एल बढ़ोगे तो भी अनुनादी आवृत्ति घटेगी, सी बढ़ोगे तो भी घटेगी। ये इस पर है, अनुनादी आवृत्ति एल और सी पर निर्भर करती है, आर पर निर्भर नहीं करती। करो नोट। अब देखो, ये तो प्रोसेस नोट करना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं तो भले आपने ये लिख दिया, सीधा नीचे एफ आर बराबर ये लिख सकते हो 1/2π√LC। मैंने तो आपको बताया था आया कैसे है, क्यों मेरा ये बीच वाला पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन किसी का माथा ठनक गया तो ये बीच की कंडीशन और पूछ रहा था, ओमेगा बराबर बता दो, इसलिए मैं लिख दिया। बाकी अपनी किताब में यही होता है,
मैंने आपको तरीके के साथ निकाल के दिखा दिया था। ठीक है, लास्ट वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। आपको 1 या 2 दिन में देंगे आपको। अभी क्या है कि आई तो है, लेकिन बाहर वाले बच्चे आ रहे हैं, तो बाहर वालों को 2 चक्कर नहीं काटना पड़े। मान लो हम अभी आपको सबको क्लास में बांट देंगे, और बाहर वाले बच्चे जो पुराने स्टूडेंट है वो भी आ रहे हैं आज, और वो आए और खत्म हो गई नहीं मिला, तो वो तो वापस आएंगे, तो उनको तो चक्कर पड़ जाएगा। आप तो इधर ही आते हो, तो कल नहीं परसों सही। कायदे की बात है इनसे। जैसे मेरे आप भी ओल्ड स्टूडेंट हो मान लो हमारे, और आप आए हो और किताब मान लो खत्म हो गई हो, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, तो आपको चक्कर पड़ेगा। यदि ओल्ड स्टूडेंट है, क्लास नहीं लग रही उनकी, उनकी क्लासें हो चुकी है, आप तो रेगुलर ही आते हो ना, आपको 2 दिन बाद दे देंगे, क्या कहाँ जाओगे, यही तो हो। तो देनी है तो वो देनी है, उसका दिक्कत है। कारण यही है, नीचे आई हुई पड़ी है, बाहर वाले बच्चे आ रहे हैं, उनको दे जा रही है। आपको इसलिए नहीं दी जा रही है। ने क्लास मैंने किसी बंटाई, मैंने कहा कि पहले ही खत्म हो गई तो फिर उन बच्चों को चक्कर ज्यादा पड़ जाएगा। अब ये संख्या तो पता होती नहीं हमें कि हमसे कोर्स करने के बाद कितने जयपुर में रुके और कितने गांव चले गए, हमें कैसे पता होगा? आप खुद सोचो, हमें ऐसा तो पता होगा नहीं ना। वो तो आएंगे तो पता चलेगा ये आए कि नहीं आए उस है। साइंस की बुक, साइंस की बुक दोस्त के लिए ले, चाहे तेरे लिए ले, किसी के लिए ले लो। तो यहां पर तो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, उसको कह दो। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मेरा ये नहीं है, मैंने इलेक्ट्रीशियन ये निकाली है ना, ये इलेक्ट्रीशियन एक तो रिवीजन में काम आती है, नहीं कि रिवीजन की कौन होता है, पहले पढ़ने वाला ही तो रिवीजन करते हैं। दूसरा है कि सबसे ज्यादा जो फायदा करेगी पर्सनली मुझे लगता है एएलपी वालों को करेगी, क्योंकि एएलपी वालों को नंबर लाना होते हैं 35%। उनको तो वो कोई तीर तो मारना होता नहीं 90% वाला, बाकियों के लिए तो फायदा करती ही करती है। एएलपी वाले तो उसको पढ़ते ही 35% ले आए। एएलपी वालों को तो इतना इजी हो जाता है ना भाई मामला, कि पढ़ना क्या है, छोटा सा इसको पढ़ लो और वाह। लेकिन वो बुक ही लपड़ा ऐसा ना, वो बुक की समझ में आराम से तभी आती है जब कुछ पढ़ा हुआ होता है। आप बोले चेक कर लेना, मैं आपको दे दूंगा, आप चेक कर लेना ना। रिवीजन बुक का मतलब ये, कोई भी रिवीजन नोट्स का अर्थ यही होता है कि उसी को पल्ले पड़ता है जिसके पढ़ा हुआ है कुछ, जिसके कुछ नहीं पढ़ा वो काहे का रिवीजन करेगा। ओ हाँ, दिखा देगा, लिया हुआ तो दिखाई देगा, उसमें क्या दिक्कत है। जिसके ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ जयपुर में रह रहा है,
मैंने स्पेशल कहा जो जयपुर रह रहा है वही आना, दूर से आओगे तो भाड़ा लगोगे, उससे अच्छा तो ऑनलाइन मंगा लेना, क्योंकि भाड़ा लगता है ज्यादा। आप जयपुर के जयपुर में रह रहे हो ना, फिर भी कहोगे आने और जाने में 50-60 रुपए लगेंगे। तो बाहर से कोई भी आएगा तो उसके तो पैसे ज्यादा लगेंगे, इससे उल्टा है कि भाई 5-7 दिन में आ जाएगी, घर पे आ जाएगी। अब ये लगने में तो सबको अजीब सी चीज लगती है, लेकिन वास्तविकता यही है। कोई बंदा चला के कहीं से भी आएगा तो उसको महंगा पड़ेगा। महंगा इतना ये है मामला कि कोई बच्चा चला के, मैं तो ये कहता हूं कि जयपुर के अंदर ही मान लो निवारू रोड से आ रहा है तो उसके महंगा पड़ रहा है, उसके ऑनलाइन मंगाएगा तो उसको और सस्ता पड़ता है। 50 रुपए में पहुंचता है इधर, निवारू रोड वाला है तो जयपुर में 50 रुपए से जाएगा, फिर आने और जाने में उसको 3 से 4 घंटे जाएंगे। निवारू रोड वाला 3 घंटे पहले आकर नहीं जा सकता। यही तो मैं कह रहा हूं, जयपुर का जयपुर में महंगा ऑटोमेटिक पड़ जाता है। अभी कोई मान लो जगतपुरा प्रताप नगर वाला आ रहा है, उनके भी आगे भाई की कॉलोनी में किधर घर है, वहां से मेन रोड तक आना पड़ता है। मेन रोड से बस पकड़नी पड़ती है, बस गोपालपुरा मोड़ पे छोड़ती है, फिर दूसरी पकड़नी पड़ती है, यहां आते हैं। है तो जयपुर का जयपुर, जयपुर का जयपुर में ही महंगा पड़ जाता है। मेरी तरफ से तो कोई तकलीफ थोड़ी ना है, मैं तो कोर्स दिखाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, है? ऑफलाइन के साथ कैसे फ्री में, समझा नहीं। ऑफलाइन वालों को तो हम वैसे भी फ्री देंगे। कोई आप यहां से किताब नीचे से खरीद रहे हो तो साथ में फ्री दे रहे हैं क्या? दे देंगे वो। पता नहीं, उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं, ये जानकारी भी आपने मुझे दी। पता नहीं। तो फिर आज इस सुबह इतनी भीड़ क्यों थी? वो सारे ही खरीद रहे थे किताबें, तो खत्म भी हो गई। हाँ, खरीद रहे थे, सुबह भीड़ थी। मैं क्या कि साइड वाले आपकी क्लास लेने से जस्ट पहले मैं 1 नंबर हॉल में मेरी क्लास थी। मिलेगी क्यों नहीं, मिल जाएगी साथ में, चाहिए यहां से लो चाहे वहां से लो, उसमें क्या दिक्कत है? आपको मैं से दे दूंगा, क्या दिक्कत उसका? अब मेरे उन्होंने मेरे से पूछा तक भी नहीं है, पूछे तो मैं बता भी दूं। अब वो क्या है कि डायरेक्ट कोई नया सवाल है और उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया फैसला। बाकी मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि आए तो देनी। मेरे पास कल जितनी भी पड़ी थी, कोई बाहर से कोई बच्चा यार मेरे से पर्सनल मिलना है ना, तो भी मैंने पकड़ा दी। मैंने कहा ले जाओ, तुम आए हो वापस क्यों आओगे, तो मैंने दे दी थी। तो सुबह ये आई थी तो बच्चे तो पहले आ गए थे, किताबें लेट आई थी क्योंकि वो कार्गो वाला आने में टाइम लगाता है। तो 10:30 बजे के आसपास, 10 10:30 आया था। उसके बाद उन्होंने सबको दे दी। तो मैंने उनको कहा था ऑफलाइन बांटना मत, ये ऑफलाइन बांटने के लिए रेडी हुए थे। मैंने कहा फिर और बच्चा आएगा उसको चक्कर पड़ेगा ज्यादा। ऑफलाइन वाले तो बच्चे डेली आते हैं, इनको आज नहीं तो कल दे देंगे, कल नहीं तो परसों दे देंगे, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। छपती भी उधर है, आती भी उधर से है, सब कुछ उधर से है। जयपुर नहीं छपती है, उधर ले लो बोले। जोधपुर छपाने का कारण है कि जयपुर में हमने जब प्रिंटिंग प्रेस में छपाते हैं तो हमें डर रहता है कि हमारी क्या है किताबें आउट हो जाती है। आउट का मतलब ये होता है कि हमने कहा कि भाई ये किताब 5,000 छापो, उसने क्या कर दिया 7,000 छाप के 2,000 सीधे होलसेलर को दे दी। अब होलसेलर को क्या फायदा, जैसे मान लो किताब छपी है 50 रुपए में, हम होलसेलर को दे रहे हैं मान लो 70 या 75 रुपए में, उसने कहा मैं दे रहा हूं तुझे 60 रुपए में, तो उसके 10 रुपए का फायदा जो छापी, उसको जो खरीदा उसको भी 10 रुपए का फायदा, हम फ्री। फर्जीवाड़ा, ये तो फर्जीवाड़ा है और तो क्या है। तो हमने 5,000 ऑर्डर करे, उन्होंने छाप कितनी थी 7,000, 2,000 डायरेक्ट, क्योंकि जयपुर में होलसेलर बड़े हो, होलसेलर इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। जब भी किताबों में फर्जीवाड़ा मामला आया है तो हर बार पब्लिशर है जो जयपुर वाले ज्यादा है, पब्लिशर हो चाहे प्रिंटिंग वाले हो, ज्यादातर नाम जयपुर वालों को आया है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है चौड़ा रास्ता वाले। जो मेन किताबें डिस्ट्रीब्यूट होती है चौड़ा रास्ता से पूरे राजस्थान के अंदर, लेकिन हमने ऐसे इधर किया था तो हमारी रामबाण बुक के साथ ऐसा हुआ था। रामबाण बुक की पॉपुलरिटी हाई पर थी, 2021 की बात थी, पॉपुलरिटी बहुत हाई, बच्चे लाइव अच्छे खासे पढ़ रहे हैं,
किताबें खरीद रहे कहते आज हमारे पास आ गई, कल हमारे पास आई। हमने कहा हमारे से तो जा ही नहीं रही, हमारे पास किताब पड़ी वो पड़ी है, हमसे कोई किताबें कोई ऑनलाइन ही मंगा रहे किताब वाले दुकान वाले, हमसे तो कोई मंगा नहीं रहे। बच्चा कह रहा है कि हमने ले ली हमने ले ली हमने ले ली। हमने कहा सब के हमने महीने भर तो पता कहां से लगेगा, 1 महीने बाद पता चलता है ना मामला का। तो हमने कहा 1 महीने से हमसे तो दुकान वाले ज्यादा मंगा ही नहीं रहे और बच्चे ज्यादा खरीद रहे हैं, तो किताबें आ कहां से रही है। फिर हमने पड़ताल की तो कुछ गड़बड़ी मिली, तो अब जोधपुर में छप रही है। जोधपुर में क्या है कि वो ठीक है, आदमी छापने वाला थोड़ा विश्वास वाला है, तो ऐसा गुंजाइश नहीं है। और अब तो मेरे हिसाब से वैसे भी गुंजाइश नहीं है कि उसका भी पब्लिकेशन जो प्रिंटिंग काम है जो पीआरपी से चलता है ज्यादा, क्योंकि हमारे टोटल जो टाइटल आ रहे हैं अपने 40 के आसपास तरह की किताब आती है, कोई यूपी की हो चाहे कोई बिहार की हो, राजस्थान की भर्तियों की सारी आती है, रेलवे की आती है, टेक्निकल की आती है, तो कोई ना कोई किताबें छपती रहती है। तो हमारे साथ किताब में गड़बड़ करेगा तो फिर उसका एकदम से काम भी ठप होगा ना भाई। अब वो तो किंतु परंतु तो होता नहीं कहते भाई आज तक काम कर दिया ठीक है, अब आगे का बंद कर दो, छोड़ो दूसरा पकड़ेंगे, ऐसे होता है। रेलवे की बुक का हाँ, रेलवे की किताब आप, मैंने आपको कहा ना, मैं रेलवे की किताब आप कोई सी भी उठा के देख लेना, आपकी यदि जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी टॉपिक में नॉलेज अच्छी है, आप देख लेना हमारे कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। आपको साइंस अच्छी आ रही है मान लो रेलवे की, आपको साइंस में जो टॉपिक अच्छा आ रहा है उस टॉपिक को भी खोल के आप चेक कर लो, परीक्षा में जितने प्रकार के सवाल आए वो सब उसमें है और वो आपसे होंगे, क्लास के अंदर पढ़ाए हुए हैं, दोनों चीजें साथ पता चलेगी। तो ऐसे ऐसे नहीं है। हमने देखो फिर भी थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि एरर कम से कम हो, और हमारे ज्यादा इसमें इतनी एरर मिलती नहीं है, बहुत कम मिलेगी, माइनर मिलेगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई एरर ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत रह जाती है, वो भी बहुत मामूली, कोई खास ज्यादा एरर वाला कुछ नहीं मिलता है इसमें। 3-3 4-4 बार चेक होती है। हमने पब्लिकेशन खोला भी इसीलिए था, हमें नहीं पता था ये इतना चलेगा। हमें एक किताब निकालनी थी इलेक्ट्रीशियन की, इसके लिए मामला शुरू किया था। वो जिस दिन किताब आई थी वो रातों रात ही वायरल ही हो गई थी, वो बहुत ज्यादा बिकी थी। फिर उसके बाद हमने कहा, वो हमने छोटी निकाली थी टेक्निकल हेल्पर के पेपर का सॉल्यूशन, 20 पेपर थे, 18 पेपर तो 2018 के, एक 2014 का और एक 2012 का, तो वो बहुत ज्यादा चल गए थे। तो हमने कहा फिर बैठ के ढंग से काम करें। फिर हमने काम करना शुरू किया तो लॉकडाउन आ गया। फिर लॉकडाउन आ गया तो हम तो घर पे थे, तो आराम से उत्तर मैंने खुद ने लिखे। फिर हम आए, हमारा ये लॉकडाउन का प्रोडक्ट है रामबाण, ये लॉकडाउन का प्रोडक्ट था। लॉकडाउन में ये 6 जुलाई को बुक ये आई थी मार्केट में, 6 जुलाई 2020 को। उसके बाद फिर यही रही है। हाँ, उसमें 6500 सवाल थे, वही फिर वो वायरल रही, वही रही सबसे ज्यादा, वही चलती रही। उसके बाद पहले मार्केट में इलेक्ट्रीशियन की बहुत तरह की किताब आती थी, मार्केट से बंद हो गई ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चा तो रामबाण लेता है। तो मामला ये है। तो कारण ये है कि आप यदि आपके कोई भी जानकार हो इलेक्ट्रीशियन में जिसकी जॉब लगी हो, उसको पूछोगे तो वो रामबाण बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि उसने रामबाण पढ़ी है। रामबाण पढ़ना जरूरी क्यों होता है? चाहे आप इसरो, बार्क या यूपीपीसीएल TG2 टेक्निकल हेल्पर दोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें रेल ये जो टेक्निकल के जितने भी पेपर होते हैं सारे पेपर शामिल किए हुए हैं, जहां भी पेपर होते हैं, ऑल ओवर इंडिया विद डिटेल सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। इसमें 125 साहित्यक पेपर हैं, 125 पेपर हैं, जो सेंटर के भी है, स्टेट के भी है, स्टेट में भी अलग अलग स्टेट के। उसके बाद में चैप्टर में कुछ खास पीछे बचता नहीं है। क्या पूछो, कहां से पूछोगे? तो ये बड़ा मामला है। और फिर क्या है कि ऑथेंटिसिटी ज्यादा इसलिए हो जाती है कि एग्जाम की डेट भी लिखी हुई, शिफ्ट भी लिखी है। ये सवाल यहां आया था, नहीं तो पहले सबसे बड़ा मामला यह था, मास्टर से कोई बच्चा सवाल पूछे तो टीचर कहता ऐसा तुम्हारा पूछते ही नहीं है, ये इतना लेवल तुम्हारा आता ही नहीं है, खत्म कर देते सवाल, बात खत्म हो गई। कोई सवाल पूछेगा जो नहीं आया तो क्या कहते हैं, ये तुम्हारा नहीं आता है, खत्म हो गया। अब बच्चा खुद कह देता ये आया हुआ रहा। और कई बच्चों को भी वहम रह जाता है कि सर अपना तो इतना लेवल आता ही नहीं, सर ऐसे ही बेफालतू में लेवल ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो किताब खोल लो और देख लो।
डेट और शिफ्ट के साथ सवाल लिखा पड़ा है। जैसे मैं ऐसी थ्योरी पढ़ाता हूं तो कईयों को लगता होगा बैठा बैठा इतना कौन पूछता है, ये देख लो किताब खोल लो इसमें सारे पूछे हुए मिलेंगे। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन कहीं रहना ही नहीं है, कंफ्यूजन है ही नहीं। तो आपको जैसे इसरो, बार्क, गेल, सेल, डीआरडीओ, इनमें सिलेक्शन कौन लेते हैं? जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ये तो बीच में फॉर्म आते हैं, भर देते हैं, नौकरी लग जाती है, ऐसे ही तो होता है, अलग से उनकी तैयारी थोड़ी होती है। ये तो लिख लिया भाई। तो ये मामला है, रेलवे की है, टेक्निकल की है, सारी तरह की किताबें, किताबों में कोई कमी है नहीं। साइंस का मेरा ये मामला है कि साइंस की लेकर आऊंगा थ्योरी की बुक। जो थ्योरी की बुक होगी लगभग 200 से 250 पेज की, और होगी वो कलर्ड, लेकिन होगी पूरी अलग तरह की। क्योंकि हमने जितनी भी निकाली है वो सब अलग तरह की है। जब अभी इलेक्ट्रीशियन मान लो फॉर्मूला बुक निकाली है मैंने रिवीजन नोट्स, तो ये मैंने ही निकाला। इससे पहले भी आप ढूंढ लो कोई है तो, है भी तो नहीं ना, है भी तो नहीं, है थोड़ी। मैंने इतनी साल नहीं निकाली तो किसी और ने निकाली थोड़ी है, किसी ने नहीं निकाली, चेक कर लो, कोई मिलेगा ही नहीं। तो साइंस का जो लेके आएंगे ऐसा लेके आएंगे जो रेलवे के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, और रिवीजन के टाइम में क्या होता है कि उन चीजों को हमें ज्यादा हाईलाइट करना पड़ता है जो सवाल परीक्षा में तो आते हैं बट बच्चा भूल जाता है, उसको रिवीजन वाली लाइन में जरूर नोट करना पड़ता है। जो सवाल हमेशा आता है उसको नहीं भी ऐड किया तो रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत की आग पानी से नहीं बुझानी चाहिए तो ठीक ही बात है, ये मैं नहीं भी ऐड करूंगा तो भी चलेगा। लेकिन यदि मान लो ये कोई शब्द आ जाए कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, ये तो कभी कभार आता है, और ये जो आता है वो थोड़ा सा बच्चे को याद भी नहीं रहता कि इसकी क्या है, लिमिट्स क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो रिवीजन में काम आता है ज्यादा। जो रेगुलर चीज है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, मैं नहीं लिखूंगा तो चलेगा, लेकिन प्रतिरोध का अंतरराष्ट्रीय ओम है 1.00049 ओम होता है, ये मुझे लिखना पड़ेगा रिवीजन में। क्यों? ये बंदा पहले भूल सकता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम थोड़ी भूलेगा। कंडीशन ऐसी होती है। तो कंडीशन मतलब ये होता है कि जो सवाल किस प्रकार का हमें विशेष ध्यान रखने पड़ते हैं। श्रेणी आरएलसी परिपथ, अनुनादी परिपथ है, इसलिए कंडीशन यह है कि कंटेंट आपके पास अच्छा होना चाहिए, कंटेंट आपके पास अच्छा है, सीबीटी 1 में आपका स्कोर अच्छा होगा, सीबीटी 1 में अच्छा होगा, फिर सीबीटी 2 में स्कोर अच्छा होगा। स्कोर का खेल है, और तो खेल है ही किसका। तो स्कोर जिनके भी कम हो रहे हैं वो एक ही कारण है, जो क्या है कि सब अपने आप को क्या है ज्ञानी समझ लेते हैं बैठे बैठे, और जो सवाल उसने टेस्ट दिया वो गलत हुआ, और जो टेस्ट दिया जो नहीं हुआ, इनके ऊपर जो काम नहीं करता ना उसका स्कोर कभी नहीं बढ़ता है। आपको सबसे ज्यादा काम इन पर करना होता है। आप 1 घंटे का टेस्ट 1 घंटे में देके फ्री हो जाते हो, फिर कहते हो कि नंबर आए हैं 40 आए हैं, तो मान लो 40 आए तो 40 आए हैं, फिर आप ये नहीं देखोगे बाकी के गलत क्यों हुए हैं, इस टाइप के सवाल और कौन से हैं। कम से कम 4 घंटे लगा के इसको माथा फोड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि यही तो सवाल है जो आपसे नहीं हो रहे हैं या आपके गलत हो रहे हैं। इसका मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है। चाहे एक सवाल लाभ हानि का था, जिस टाइप का था वो आपको नहीं आ रहा, तो उस टाइप के 2-3 सवाल तो करने पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि आपसे तो हो नहीं रहा था, परीक्षा में आया था ना, हो नहीं रहा था, 2-3 तो करने पड़ेंगे। जब आप इनको करोगे ना तभी लेवल बढ़ने लगेगा, नहीं तो दूसरे दिन पेपर दोगे तो आप में पहले वाले में अब वाले में फर्क क्या, नॉलेज तो वही रही, कुछ नया टाइप तो सीख के जाना पड़ेगा ना, वो वही सीखना होता है। और ये बहुत जरूरी चीज है जो जनरली कहते हैं 1 घंटा टेस्ट 1 घंटा में दिया मैं फ्री हो रहा हूं। फ्री क्या हो रहा हूं? 1 घंटे का टेस्ट है, टेस्ट देने के बाद में 4 घंटे लगते हैं, लेवल वही बढ़ाता है। टेस्ट देने बाद आप टाइम निकालते नहीं हो, और ये काम कंफर्म जिसको सिलेक्शन करना होता है तो उसके लिए आलस भरा नहीं है, ये उसके लिए चैलेंजिंग काम रहता है कि हाँ ये अपने लिए सवाल है जो चैलेंजिंग सवाल है,
भाई आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हो, आपको पता चल गया कि आपसे इस टाइप के सवाल नहीं हो रहे, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनका सामना करो या इनको छोड़ो। इनको यदि छोड़ दिया तो तुम्हारा वैसे भी जो हो रहा था वही होना है, आगे कोई ज्यादा भला होना है नहीं, जो पहले नंबर था वही था। अब आपके पास ऑप्शन है सामना करो, आपको पता चल गया ना कि ये दिक्कत है, हाँ तो सामना करो, फिर उसको आपको पता चल गई प्रॉब्लम तो दूर करो। कंपटीशन में तो यही होता है। आप टेस्ट क्यों देते हैं? टेस्ट देते हैं पता करने के लिए क्या गड़बड़ है हमारा। टेस्ट क्या होता है? जांच, चेक। तो आप मेडिकल में जाते हैं ना कि मैं टेस्ट कराने जा रहा हूं, ब्लड टेस्ट कराने जा रहा हूं, तो ब्लड टेस्ट में क्या चाहते हैं भाई? जांच में क्या चाहते हैं कि आपके ब्लड में कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है, वही तो आपको बताता है। जैसे मान लो मैं एक गांव के परिवेश हूं, तो उस हिसाब से है कि आपने मान लो जांच कराई, और जांच करे, जांच में कुछ भी नहीं निकला। ये मेरे साथ अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। मेरे मम्मी को हो गई थी, वो पी लिया, तो वो पी लिया, लीवर पे जम गया था। तो फिर मैं जयपुर ले आया, फिर हमने डॉक्टर से दवा ली, बाकी पहले तुमने देसी इलाज करा लिया, लेकिन वो पी लिया, लीवर पे जमने के कारण थोड़ा बिगड़ गया था, तो कर लिया। फिर 10 एक दिन उन्होंने दवा दी, ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। फिर उन्होंने कहा गाँव जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार वापस जाँच करा लेता हूँ। तो मैंने वापस जाँच कराई, तो जाँच में कुछ आया नहीं। फिर मेरा मन धापा नहीं, मैंने कहा कि भाई गांव अपना दूर है, बार बार आना जाना कैसे होगा। मैंने कहा ये लैब ठीक नहीं, अपने दूसरी लैब से और जांच करा लेते हैं। दूसरे दिन हमने दूसरी लैब से एक और जांच कराई, तो उसमें भी फिर कुछ नहीं आया। तो मैं कंफर्म हो गया कि भाई अब एकदम ठीक है। वो रिपोर्ट भी मैंने डॉक्टर को व्हाट्सअप कर दी, डॉक्टर ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मम्मी ने कहा यूजरी पे डुबो दिया, जांच में तो कहीं आई को नहीं। तो होता है ना ऐसा। हाँ, अब यही मामला है, यही मैं कह रहा था, मैंने कहा बढ़िया है, कुछ नहीं आया। तो जांच होता है कि भाई आपको चेकिंग करने का आप में क्या त्रुटियां हैं, क्या कमी है। और जब मान लो फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल में जांच करे, आपको पता चला कि आपको ये बीमारी है, तो अब आपको ये क्या है कि बीमारी पता चल गई कि हाँ ठीक है बीमारी है, पड़ी है, ऐसा तो है नहीं। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा, इलाज लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तभी तो ठीक होगा। तो आप जो टेस्ट देते हो तो उसमें भी तो आपको यही पता चलता है आपकी ये बीमारी है। साइंस आपसे हो नहीं रही है, बीमारी है। आपसे फिजिक्स वाले सवाल नहीं हो रहे, ये बीमारी है। आपसे एडवांस मैथ वाले सवाल नहीं हो रहे, यही बीमारी है। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा? डायग्नोसिस, यानी कि इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। तो इसका इलाज करना, जो इस चीज को समझता है उसके स्कोर बढ़ता है। बाकी तो पता करके क्या करोगे जब कुछ डायग्नोसिस ही नहीं करना होता है। और जो इस प्रकार की चीजें करता है ना, उसको पढ़ते समय ज्यादा बोरियत फील भी नहीं होती है। जो इस प्रकार की चीजें नहीं करता है तो उसको पढ़ते समय बोरियत फील ज्यादा होती है। पढ़ते पढ़ते कई बार लगता होगा क्या पढ़े, सारा तो पढ़ लिया है, रिवीजन भी मार लिया, मन ही नहीं कर रहा। ऐसा अक्सर उसके साथ होता है जो वापस जांच नहीं करता है। जांच करने वाले के साथ ऑटोमेटिक हमेशा टारगेट मिल जाता नया, कि वो आज इस टाइप के सवाल नहीं हुए। कोई भी आदमी 100 सवाल करेगा तो 5 से 7 तो गलत करेगा ही करेगा ना। तो मिल गए ना उसको टारगेट, तो भाई यहाँ गड़बड़ यहाँ आ रही है। अनुनाद में क्या होता है? एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी। तो जेड बराबर क्या आएगा? आर आएगा। जेड बराबर क्या आ जाएगा? आर। अब बताओ, पहले प्रतिरोध के साथ में कुछ और जुड़ रहा था तो प्रतिरोध ज्यादा हो रहा था, अनुनाद पर प्रतिरोध क्या हो गया? कम। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अनुनादी आवर्ती पर नहीं, सॉरी, आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवर्ती पर प्रतिबाधा क्या हो रही है भाई? कम हो रही है कि बढ़ रही है? प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होती है। यह सवाल आपको पूछा हुआ है।
और सूत्र सवाल ये क्या बनाना भाई, धारा का, और धारा क्या होती है, अधिकतम होती है ना भाई। तो ये है हमारे पास एफ बराबर क्या हो गया भाई, एफ आर हो गया, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस, रेजोनेंस पर क्या होगा, एक्स एल बराबर क्या हो गया, एक्स सी। अब बताओ इधर जो लीडिंग होगा लेगिंग होगा, ये समझो, लीडिंग किधर होगा, लेगिंग किधर होगा, इस तरफ क्या होगा, अग्रगामी पश्चगामी है कि इधर है अग्रगामी है पश्चगामी। चलो लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा, वो ध्यान से देख लेना, ये लिख लो पहले, फिर मैं ये समझाऊंगा कंडीशन, ये समझाने वाला इंपॉर्टेंट है। सर हम गोगल्स लगाते हैं तो क्या हम एल पे नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन सकते हैं भाई गोगल लगाने वाले, पर गोगल लगाने वाला तो बन ही सकता है ना, लेंस नहीं लगाने चाहिए, गोगल में लेंस में भी फर्क है, गोगल तो क्या है कि बड़े बड़े चश्मे भी होते हैं, वही गोगल्स कहलाते हैं, लेंस का मतलब है कि आपने अवतल लगाया उत्तल लगाया, जिसकी समता हो, तो चश्मे अलाउ नहीं है, बाकी आप गोगल लगाओ चाहे कुछ लगाओ, लेंस लिखा जाता है कायदे से। तो इंग्लिश में चश्मा को क्या बोलते हैं, स्पेक्स, गोगल्स कौन बोलते, गोगल्स तो फैशन वाले होते होंगे, ये नॉर्मल गोगल्स थोड़ी बोलेंगे, इनको तो थोड़ी गोगल, वो गोगल तो फैशन वाले तो होते हैं, काले वाले हैं। आप टेस्ट देते हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे बच्चों के वो चेक किया रिजल्ट, आपके रीजनिंग में गलत हो रहे हैं, और सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, नॉर्मल सवाल होते हैं, गलत होते हैं, उसके बाद लगता है यार ये गलत हो गया, ऐसा बहुत सवाल है, आप खुद के चेक कर लेना भले हैं, रीजनिंग गलत हो रहे हैं, फिर आपको लगता है ये कैसे गलत हो गए मेरे से, हैं? कतन निष्कर्ष, कतन निष्कर्ष देखो कि आराम से बैठ के सोचने वाली चीज है, इतना ज्यादा यदि आराम से बैठ के सोच के करते हो तो इतना ज्यादा गलत होने की मेरे हिसाब से गुंजाइश नहीं रहती है, जल्दबाजी में आप कतई निष्कर्ष नहीं कर सकते हैं। अरे उदाहरण जैसे मान लो जो भाग गलत हो रहा है वो तो कन्फर्म है ये गलत हो रहा है, वहां तक तो दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत वहां है जहां आपको लगता है ये भाग सही होना चाहिए वो भी आपके गलत हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपसे त्रिकोणमिति नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि आपको अंगणित पूरी आती है फिर वो भी गलत हो रही है, प्रॉब्लम वो है, त्रिकोणमिति नहीं हो रही आपको पता मुझे आन नहीं रही है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ये है त्रिकोणमिति पढ़ना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है हमें आती है और वो गलत हो रही है, रीजनिंग का ऐसा पोर्शन बहुत है, चेक कर लेना आप। साइंस लगातार पढ़ने वाली चीज है भाई, जैसे आप पढ़ना छोड़ा साइंस गई, साइंस लगातार पढ़ने वाली चीज है, मैथ लगातार पढ़ने वाली चीज नहीं है, ढंग से मैथ पढ़ ली तो पक्की है, साइंस लगातार पढ़ने वाली चीज है। अब देखो इसका, आप ध्यान से देखो, इधर बताओ भाई एक्सएल का मान एक्सी से ज्यादा होगा कि कम होगा, रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति बढ़ा दी मैंने, तो एक्सएल का मान ज्यादा होगा कम होगा, एक्सएल का मान, यहां तो एक्सएल और एक्सी क्या है बराबर है, तो यहां एक्सएल का मान एक्सी से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा कैसे, गढ़ तो इधर भी रही है, सिंपल देखो, भाई का आ गया, मैं यही कह रहा था आपको, ठीक ठीक देख लो, एक्सएल का मान होता है 2πfl, होता है कि नहीं होता है, एक्सी का मान होता है 1/√π
2πfc, यही होता है कि नहीं होता है? आपने आवर्ती बढ़ाई तो ये मान क्या होगा भाई, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आपने आवर्ती बढ़ाई तो आवर्ती बढ़ेगी तो 1/है तो मान क्या हो जाएगा? घटेगा। तो बताओ एक्सएल एक्सी से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? एक्सएल एक्सी से बड़ा हो गया तो कौन सा हो गया भाई? पश्चगामी। अनुनादी आवर्ती से बाद में आवर्ती को बढ़ाने पर कैसा केस आएगा? पश्चगामी। एक्सएल का मान एक्सी से ज्यादा। क्यों ज्यादा? आवर्ती बढ़ाई तो एक्सएल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा मैं कहूं आवर्ती घटाओ, आवर्ती घटाओगे तो एक्सएल का मान क्या होगा भाई? आवर्ती घटाओगे तो एक्सएल का मान घटेगा, और आवर्ती घटाओगे तो एक्ससी का मान क्या होगा? अब बताओ कि यहां पर एक्सएल क्या हो जाएगा? छोटा, और एक्ससी क्या हो गई? बड़ी। और एक्ससी का मान यदि ज्यादा होता है तो क्या होता है? अग्रगामी। यह मामला समझ में आ गया कि नहीं आया? यह बात मैंने तरीके की बताई है और काम की चीज है, गहराई वाली। रटोगे तो रट नहीं पाओगे। केवल देखो कि आपको मैंने 2 कंडीशन लिखा रखी है। चलो मैं यहां कंडीशन लिख देता हूं। एक आपके पास लिखा हुआ एक्सएल बराबर 2πfl, एक लिखा हुआ एक्ससी बराबर 1/2πfc। दोनों लिखा हुआ है कि नहीं आपकी कॉपी में? अब ये बात किसको समझ में नहीं आई? अरे कोई तो हाथ खड़ा करो जिसको नहीं आई। हाँ समझाऊंगा किसको, खड़ा हो भाई। बस आदमी तो चाहिए ना भाई, सब कोई सब कह मेरे समझ में आ गया, मैं किसको समझाऊं फिर? आप देखोगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है कि नहीं है, और इधर जाओगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या है? ज्यादा। तो इधर आवर्ती क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है ना? आवर्ती यदि घटेगी तो एक्सएल का मान बढ़ेगा कि घटेगा? आवर्ती घटेगी तो एक्सएल का मान बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो एक्सएल का मान तो हो गया घट गया। ठीक है। आवर्ती यदि घट रही है तो एक्ससी का मान बढ़ेगा घटेगा? है बढ़ेगा, क्योंकि एक्ससी आवर्ती के क्या है? व्युत्क्रम। तो यदि आवर्ती घटोगे तो एक्ससी का मान क्या होगा भाई? बढ़ेगा। और एक्ससी अब एक्सएल से क्या हो गई? ज्यादा। और एक्ससी का मान ज्यादा तो परिपथ कौन सा बनता है? धारित्य। धारित्य परिपथ क्या होता है? लीडिंग लेगिंग। लीडिंग, लीडिंग यानी अग्रगामी। ये नाम ऐसे आया। क्लियर? ठीक। आप ये नाम तुक्के से नहीं है, अजीब से नहीं है, लेकिन ये आते हैं तरीके से। क्या हुआ? जो सीरीज का है समांतर में जस्ट उल्टा करना होता है। पढ़ना श्रेणी का ही होता है, समझना श्रेणी का ही है, बाकी सब उल्टा करना है। ये पढ़ लिया, बात खत्म हो गया भाई। अब एक आता है आपके क्वालिटी फैक्टर यानी गुणवत्ता कारक। लिख लिया ना? लिखो लिखो। रेलवे में सिलेक्शन है, लेना है तो सारी चीजों पर फोकस रखो, और विशेष रूप से टेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रखो। जिसने जितने अच्छे और जितने ज्यादा टेस्ट दिए हैं वही सिलेक्शन सबसे ज्यादा लिए हैं। हम केवल ऐसा नहीं कि रेलवे के टेस्ट करा रहे हैं। पिछली बार टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा थी तो उसके एग्जाम से पहले हमने उनके 40 टेस्ट कराए थे। जब आपके एलपी के चल रहा था, अब एलपी वाले तो डेट नहीं दे रहे हैं, बाकी हम तो लगातार रूप से अलग अलग तरीके से टेस्ट करा रहे हैं। अब मुझे लगने लगा कि बच्चे एलपी वाले टेस्ट से थोड़ा बोर होने लगे, तो इसका नया फॉर्मेट आएगा टेक्नीशियन के। टेक्नीशियन के टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या आएगा? साइंस के सवाल आ जाएंगे 40, तो कुछ टेस्ट क्या है? सुपर टेस्ट हो जाएंगे टेक्नीशियन के। सिलेबस तो सेम है, सिलेबस क्या है? सेम। टेस्ट देते देते बंदा थक जाता है ना, दे दी अभी तक डेट नहीं आई है, वो फिर वो मन नहीं करता है। फिर हमारा बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि उनका मन करे कि पढ़ो।
बैठे बैठे क्या सोचना पड़ता है ऑफिस में जाके, यही तो सोचना पड़ता है कि इनका मन करे। हैं? क्या हुआ? अब देखो भाई, बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको कहा ना, एग्जाम किस डेट को होगा आपको और हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में मेहनत, वो हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा मामला गड़बड़। अब कहने के लिए है भाई ट्विटर कैंपेन चला दो, कुछ भी चला दो, वो चलाओ, लेकिन डेट तो वैसे ही देंगे अपने हिसाब से ही, डेट ऐसे देंगे नहीं। ट्विटर कैंपेन बहुत चले ना ग्रुप डी में, 2021 में शुरू हुए तो परीक्षा तो 2022 में हुई थी, नहीं 2020 में शुरू हुए ट्विटर कैंपेन। 19 में ट्विटर कैंपेन चले थे नवंबर दिसंबर में, फिर 20 में चले थे जनवरी फरवरी में, फिर 21 में चले, परीक्षा तो 22 में, 3.5 साल बाद में। ट्विटर कैंपेन से कौन सी परीक्षा पहले करवा ली उन्होंने? है? हाँ ये कर दिया, ये बीच में कर दिया, उनको कहा कि कौन लेगा इतना पेपर, टाइम लगेगा। क्वालिटी फैक्टर क्यू होता है, क्यू होता है अनुनादी आवर्ती बटा बैंड चौड़ाई, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या हो गया भाई, बैंड विड्थ। क्या हो गया? बैंड विड्थ। ठीक है। एक होता है क्वालिटी फैक्टर का और सूत्र, ये ध्यान से देखें, ये होता है VL या VC बराबर VR, या अनुनादी आवर्ती पर वोल्टेज कह दो इसको। इसको क्या कह दो भाई? मैं सीधा सूत्र नहीं लिखे, पूरा लिख के दिखा रहा हूं, आप चाहे तो लास्ट वाला काम में ले सकते हैं। VL बराबर क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, IXL होगा कि नहीं होगा? VR बराबर क्या होगा? IR, I से I कट गया, XL बराबर क्या होगा? ओमेगा L, R क्या हो गया? R। ओमेगा मैंने आपको लिख रखा है कि 1 अपॉन क्या होता है, रूट LC इंटू क्या हो गया भाई, L बटा R। कुल मिला के ये जो बीच की पूरी कहानी मैंने की है, कुल मिला के हुआ कि 1 अपॉन R रूट L, ऊपर घात है 1, नीचे आधी, तो ऊपर क्या बचेगा भाई, आधी घात, और नीचे C की घात आधी। तो क्वालिटी फैक्टर का सूत्र होता है ये, जो डायरेक्ट सीधा सूत्र पूछा जाता है? हाँ लास्ट वर्ड में समझा दूं, यही ना। यहां देख, R तो R आ गया, C भी ब्रैकेट में आ गया, बात तो L की है। L ऊपर कितनी है, घात कितनी है 1, नीचे L की घात कितनी है, आधी, तो बताओ नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। बताओ L की घात क्या होगी ऊपर, आधी, आधी का मतलब क्या होता है, रूट। यही तो है ना भाई। क्या हुआ? जो भी है अब देख लो, मैंने आपको मतलब पूरी लाइन लिख के बताया कैसा है। ये लिख के इसलिए बताता हूं मैं, मेरा थोड़ा सा कारण ये था कि बंदा कई बार लास्ट में भूल जाए ना, तो लॉजिक पता हो तो लगा लो, टाइम पड़ा रहे तो, इसलिए लिख के बताया जाता है। ये सीधा लिखूंगा तो रटना है, ये लिखूंगा तो समझना है कि नहीं? भूल गया, आर नीचे था ऊपर था। अब ऑप्शन तो दोनों मिलेंगे ना, आर नीचे भी मिलेगा, आर ऊपर भी मिलेगा, है? तो ऐसे ही भूलते हैं। आपके CBT 1 में स्कोर तो ठीक होने लगा कि नहीं लगा? मैं हमेशा पूछता रहता हूं बाकियों से, कितना आ रहे हैं? 35? तो कहां अच्छा आ रहा है? साइंस क्यों नहीं कर रहा? साइंस में फिजिक्स भी है, 8 सवाल तो फिजिक्स का आते हैं। छोड़ा तो तूने 12 छोड़ा, 10 तू जी के छोड़ दे, 22 निकाल दे, बाकी कितने बचे?
जितना हुआ उससे इतने ही नंबर आ रहे हैं, बाकी सवाल अटेंड तो करते ही होगा ना। 35 क्या नंबर आ, रीजनिंग रीजनिंग 25 नंबर की, वो तो होगी। आगे रे आगे है तेरा, स्कोर बढ़ो भाई थोड़ा, स्कोर। क्लियर हो गए? ठीक है, ओके। अब हमारे पास है अब लास्ट है ये स्लाइड जो लिख रहे हैं, समांतर आरएलसी अनुनाद। देखो आरएलसी समांतर बनाओगे तो क्या लिखोगे भाई, ये हो गया आर, ये क्या आ गया भाई एल, और ये क्या आ गया सी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आपके मान लो कंप्लीट धारा आई है तो आर एल सी, और यहां पर टोटल वाई बराबर क्या बनेगा भाई, जी प्लस जे बी एल माइनस बी सी, और अनुनाद पर क्या हो जाएगा, यहां पर अनुनाद पर बी एल बराबर क्या आ जाएगा बी सी, तो वाई बराबर क्या बन जाएगा जी। अच्छा आप है ना इसको एक बार भूल जाओ, ये देखो ध्यान से, यदि मान लो मेरे पास एक 30 ओम का, दूसरे 30 ओम का, तीसरे 30 ओम का है, 30 ओम के, बताओ कुल मेरे पास प्रतिबाधा कितनी होगी, प्रतिरोध है तीनों ही, तीनों प्रतिरोध, एल और सी भूल जाओ, तो आप कहेंगे 30/3, 10 ओम होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने कहा मैंने 2 हटा दिए, अब बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे 30 ओम, यानी जैसे ही 2 हटे कुल प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। यही होता है समांतर का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक शहर से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं, दूसरी तरफ एक रास्ता बंद कर दिया तो सारा ट्रैफिक दूसरे रास्ते पे आ गया कि नहीं आ गया, तो बात क्या हो गई ज्यादा। तो इसी प्रकार ये होगी अनुनादी आवर्ती पर इसमें प्रतिबाधा क्या होगी अधिक, तो धारा क्या होगी कम। पिछली बार की तरह से उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। समांतर आरएलसी परिपथ में अनुनादी आवर्ती पर प्रतिबाधा उच्च व अधिकतम व धारा न्यूनतम। आप इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, मतलब ये फिगर बनाएंगे तो ये मिलेगा आपको, ये हमारे पास आवर्ती और धारा के बीच बना, तो ये एफ बराबर क्या हुआ एफ आर। अब की बार इस तरफ हमारे पास क्या है भाई पश्चगामी, उल्टा है पहले ऐसे, डायग्राम भी उल्टा दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्वालिटी फैक्टर क्यू का सूत्र भी उल्टा लिख दो, ये भी उल्टा, डायग्राम भी उल्टा, कंडीशन भी उल्टी, सब उल्टा है, श्रेणी का जस्ट उल्टा। अलग से समांतर याद करके खोटी क्यों होना। श्रेणी में प्रतिबाधा न्यूनतम है तो यहां प्रतिबाधा अधिकतम, श्रेणी में धारा अधिकतम है तो यहां धारा क्या है न्यूनतम, वहां जहां लीडिंग है यहां क्या है लेगिंग है। क्वालिटी फैक्टर के सूत्र में आर नीचे है तो क्या है ऊपर, और एल बटा सी था ये क्या हो गया सी बटा एल, जस्ट उल्टा है। श्रेणी का पढ़ो समांतर सब हो गया, बस लॉजिक इतना ही है, श्रेणी का पढ़ना होता है सबको नहीं पढ़ना होता है। समांतर मैं खुद नहीं पढ़ता था कभी, समांतर में जस्ट उल्टा करना है, पढ़ लिया श्रेणी का, सवाल श्रेणी का पूछ है, समांतर को श्रेणी पूछोगे सीधा कर देंगे, समांतर पूछोगे तो जो श्रेणी का आ रहा है उसको उल्टा कर देंगे, और क्या करना है, दोनों का पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अब सवाल कर लेना आपके रामबाण से या जो भी है उसे कर लेना, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं रहेगी। ठीक है जी।
कल हम पढ़ेंगे पॉलीफेज, कंप्लीट होगा 3 फेज। ये सिंगल फेज था ना, कल हम पॉलीफेज पढ़ेंगे, 3 फेज के बारे में वो कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि परसों मेरी क्लास है नहीं, तो कल हम इस पॉलीफेज को पूरा पढ़ेंगे। इसके भी जितने डाउट है वो ले आना, और इनको फोटो भेज देना टाइम पे, मैं आते ही करा दूंगा पहले, ठीक है।